हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल श्री तेजा फाउंडेशन में। देखिए, आजकल जो सबसे ज़्यादा जो क्रेज है वो भी सोशल साइट्स का ही है। तो क्यों ना इस सोशल साइट का ज़्यादा से ज़्यादा हम उपयोग करें। जैसे आप लोगों को तैयारी का एक और अच्छा मौका मिला है। जेट की जो एग्ज़ाम है वो 2 महीने आगे कर दी गई है, पहले की अपेक्षा 2 महीने आगे कर दी गई है। बाकी ICR, BHU इनके भी जो अच्छे जो वीडियो हैं वो हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर भविष्य में इसी प्रकार के और रेगुलर अगर आपको इसके अपडेट चाहिए, इसके वीडियो चाहिए हर सब्जेक्ट के, किसी भी सब्जेक्ट के हो, तो आप जो हमारा YouTube चैनल है तो इसमें बेल आइकन को दबाइए ताकि नए अपडेट आप तक आ सकें। आज हम जीव विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। जो जेट और ICR हैं इसमें जीव विज्ञान से संबंधित जो बायोटेक्नोलॉजी, जो जैव प्रौद्योगिकी जो टॉपिक हैं इसके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक यही है, बायोटेक्नोलॉजी यानी कि जैव प्रौद्योगिकी। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी जो है इसमें 2 शब्द हैं। बायो मीन्स जैविक यानी कि सजीव, और टेक्नोलॉजी मीन्स प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीकी। तो बायोटेक्नोलॉजी में 2 वर्ड है, जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। अगर बात करें कि ये बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो देखिए हंगरी देश के एक एग्रीकल्चर इंजीनियर यानी कि एक कृषि अभियंता थे, कार्ल एरिकिन। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी वर्ड का प्रयोग कार्ल एरिकिन ने 1919 में किया था। अगर इसमें और आगे बात करें तो जो जैव प्रौद्योगिकी है इसकी शाखा के अंतर्गत एक आनुवंशिक अभियांत्रिकी आती है और उससे संबंधित जो पहला पुनर्योगज जो DNA है वो पॉल बर्ग ने बनाया था और पहला जो पुनर्योगज जीव है वो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉय ने 1973 में तैयार किया था। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आता है कि पहला पुनर्योगज DNA, यहाँ है केवल पहला पुनर्योगज DNA, तो इसमें पॉल बर्ग, पर एक आता है तो पहला पुनर्योगज जीव। पहला जो पुनर्योगज जीव है वो स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने, जो साल्मोनेला है और इकोलाई है उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, जो आगे इसी टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा की। इसकी डेफिनेशन क्या है, तो देखिए सजीवों के अंतर्गत सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, एक कोशिकीय जंतु हो सकते हैं या पादप हो सकते हैं। तो सजीवों में सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय जंतु है या पादप है, इनकी कोशिकाएं, उत्तक या इनके उत्पाद या अन्य कोई घटक, इनका प्रयोग करें और इनका प्रयोग करके मानव कल्याण के लिए यानी कि मानव के लाभ के लिए जो उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं वो जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है। लेकिन कई बार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन से संबंधित एक और अच्छा क्वेश्चन आता है, वो है बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की एक परिभाषा EFB यानी कि यूरोपियन फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी ऑफ यूरोपियन फेडरेशन। तो इनके अनुसार बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा क्या है सेम इसी प्रकार से, लेकिन इन्होंने 3 नई शाखा इसमें जोड़कर परिभाषा दी कि जैसे सूक्ष्म जीव हैं तो इनके उत्तक या अंगों का प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग करके मानव कल्याण के लिए उत्पाद प्राप्त करना, लेकिन इसमें जैव रसायन, सूक्ष्म जीव विज्ञान, आनुवंशिक अभियांत्रिकी सम्मिलित है। इसके बाद में अगर बात करें तो जैव प्रौद्योगिकी के 2 भाग हैं। आजकल जो जैव प्रौद्योगिकी हैं ये 2 तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो है परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी। परंपरागत जो जैव प्रौद्योगिकी है इसमें जो चीजें पढ़ी जाती है वो है एक तो जैव नियंत्रण,
और जैव नियंत्रण के साथ में जो खाद्य पदार्थ हैं, इन खाद्य पदार्थों का किण्वन किस तरीके से होता है। तो ये जो चीजें हैं ये परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी में पढ़ी जाती है, क्योंकि काफी समय पहले से खाद्य पदार्थों का किण्वन हो रहा है, जिससे अल्कोहल, शराब वगैरह बनाई जाती है। तो ये काफी पहले से हो रहा है, तो ये परंपरागत जैव प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आता है। फिर बात करें तो इसका एक भाग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। और जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है इसके अंतर्गत है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी को पढ़ा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अध्ययन हम करेंगे। इसके बाद में दो अच्छे क्वेश्चन और बनते हैं। इनमें से एक तो है कि भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी है, तो भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी है वो ध्यान में कब आई, इसकी उपयोगिता को ध्यान में कब लाया गया। सन 1982 में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए एक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसको पढ़ा जाता है NBTB यानी कि राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड। 1982 के समय ये भारत सरकार के अधीन था, लेकिन इसकी और अधिक उपयोगिता को देखते हुए इसको स्वतंत्र रूप से भारत सरकार से अलग DBT के रूप में 1986 में किया गया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में की गई। तो ये जो एक जैव प्रौद्योगिकी का सामान्य परिचय है, इसमें 3-4 अच्छे क्वेश्चन बने हैं। जैसे सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी है, तो इस शब्द का प्रयोग किसने किया, पहला पुनर्योगज DNA किसने बनाया, पहला पुनर्योगज जीव किसने तैयार किया, और बाकी इसकी डेफिनेशन का क्वेश्चन है। और 2 क्वेश्चन की भारत में जो जैव प्रौद्योगिकी है वो किस समय किस तरीके से इसका अध्ययन और इसका महत्व समझा गया। अब बात करते हैं कि जो जैव प्रौद्योगिकी है इसका जो एक आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का सबसे अच्छा जो टॉपिक है वह है जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी, वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए आनुवंशिक अभियांत्रिकी, सबसे पहले तो ये कि आनुवंशिक जो अभियांत्रिकी है कहते किसे हैं, इसमें कौन सी चीजें की जाती है। आनुवंशिक अभियांत्रिकी का मतलब है अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग। और आपको पता है इंजीनियरिंग में क्या होता है, तोड़ना, काटना, जोड़ना। तो इसी प्रकार से यहाँ भी इसी तरीके से है। इसमें एक नया वर्ड है आनुवंशिक। आनुवंशिकी में अधिकतर जैसे DNA, जीन वगैरह हैं, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि DNA को काटना, जोड़ना और नया DNA बनाना, जो DNA है उसमें रूपांतरण करना, उसमें परिवर्तन करना, उसमें हेरफेर करना, ये एक प्रकार से आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत आता है। जो ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, बात करें जैसे कि ये रूपांतरण किस तरीके से किया जाता है, तो एक बार सीधे तरीके से यहां अगर पढ़े अपने कि ये कोई अपना DNA है। ये जो DNA है, इस DNA का जो कुछ भाग है वो हमें चाहिए, यानी कि इसको काटना पड़ेगा और इसको किसी दूसरे DNA के साथ में जोड़कर और एक नया DNA बना लेते हैं। ये जो DNA है इसमें इस DNA का भाग है जो अपन को चाहिए, यानी कि ये एक प्रकार का वांछित DNA हो जाएगा। अगर कोई कोशिका वगैरह है जिसमें इस DNA का ये वाला भाग अपन को प्रविष्ट कराना है, तो उस कोशिका में इस DNA को कई तकनीकों की सहायता से प्रविष्ट कराया जाता है और यहाँ इस DNA के जो भी लक्षण है, इसमें उपस्थित जो जीने हैं जो लक्षणों का निर्धारण कर रही है, वो लक्षण फिर इस कोशिका में प्रकट यानी कि अपनी अभिव्यक्ति दर्शा देते हैं। तो एक प्रकार से यहाँ से DNA को काटा
यहाँ किसी दूसरे डीएनए के साथ में, जिसको अपन आगे पढ़ेंगे वेक्टर डीएनए, वाहक डीएनए कहते हैं, इसके साथ में जोड़ा और फिर परपोषी कोशिका में प्रविष्ट कराया। ये जो सारी चीजें हैं ये आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत होती है। जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, इससे में जो दो क्वेश्चन जो अभी पढ़े थे अपन ने, कि एक तो पहला पुनर्योगज डीएनए, पहला पुनर्योगज डीएनए यानी कि पुनर्संयोजित डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बोल सकते हैं अपन आरडीएनए। किसने बनाया? तो अभी पढ़ा था पोलबर्ग। तो ये आरडीएनए होता क्या है, किसे कहते हैं आरडीएनए? तो देखिए, जब कोई वांछित या विजातीय डीएनए होता है, यानी कि कोई फॉरेन डीएनए होता है, कोई स्रोत डीएनए होता है, कोई टारगेट डीएनए होता है, लक्ष्य डीएनए होता है, उस विजातीय डीएनए को किसी वाहक यानी कि वेक्टर डीएनए के साथ में जोड़ा जाता है, और जो नया डीएनए प्राप्त होता है, विजातीय डीएनए को वाहक डीएनए के साथ में जोड़ने से जो नया डीएनए प्राप्त होता है, इसी को आरडीएनए कहा जाता है, यानी कि पुनर्युगज डीएनए कहा जाता है। तो ऐसा पुनर्युगज डीएनए सबसे पहले किसने बनाया? पोलबर्ग ने। अब बात करते हैं कि ये जो आरडीएनए है, ये आरडीएनए जिस तकनीक से, जिस प्रौद्योगिकी से बनता है, उसको पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहते हैं, यानी कि उसे आरडीएनए तकनीक कहा जाता है। जो आरडीएनए तकनीक है, इससे कई प्रकार के, जैसे इसी की प्रतियां बना के और होस्ट कोशिका में प्रविष्ट करा सकते हैं, और जो अच्छे उत्पाद हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, इसके विभिन्न चरण, जो आरडीएनए तकनीक हैं, या जिसे आरडीएनए बनाना है, या आनुवंशिक अभियांत्रिकी के जो चरण हैं वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले आपको आनुवंशिक अभियांत्रिकी में ये चीजें पता होनी चाहिए कि इसकी युक्तियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से टूल्स हैं जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत पढ़े जाते हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी के टूलों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं एंजाइम। नंबर 2 है, जो भी बात करें थे, विजातीय डीएनए, यानी कि कोई फॉरेनर डीएनए। नंबर 3 है, इस विजातीय डीएनए को आगे कोशिका में पहुंचाने के लिए वेक्टर डीएनए, यानी कि वाहक डीएनए। और नंबर 4 है होस्ट सेल, यानी कि परपोषी कोशिका। तो ये 4 प्रकार के टूल्स हैं जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी में काम में लिए जाते हैं। अगर ये 4 टूल्स हैं तो अपन आरडीएनए बना सकते हैं, उसको कोशिका में जो अच्छे वांछित उत्पाद हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो एक तो एंजाइम हो सकते हैं, विजातीय डीएनए हो सकता है, वाहक डीएनए हो सकता है, और परपोषी कोशिका हो सकती है। अब यहां बात करते हैं सबसे पहले टूल्स की, एंजाइम की। तो जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, इसके अंतर्गत 5 प्रकार के एंजाइम काम में लिए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हैं लयनकारी एंजाइम, लाइसिस एंजाइम्स, यानी कि लयनकारी एंजाइम। दूसरे हैं विदलनकारी एंजाइम, नंबर 3 है संश्लेषी एंजाइम। नंबर 4 है जोड़ने वाले एंजाइम, और नंबर 5 है क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम। अभी बात कर रहे थे कि आनुवंशिक अभियांत्रिकी है, तो इसमें कौन कौन सी युक्तियां, कौन कौन से टूल्स काम में आते हैं। तो 4 प्रकार के टूल्स अपन ने देखे। इनमें सबसे पहले आते हैं एंजाइम। एंजाइमों की अगर बात करें आनुवंशिक अभियांत्रिकी में, तो ये 5 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिनमें
लयनकारी एंजाइम। लयनकारी एंजाइम क्या करते हैं कि जैसे कोई कोशिका की कोई भित्ति है, झिल्ली वगैरह, उनको तोड़ने का कार्य करेंगे। विदलनकारी एंजाइम क्या करेंगे, तो ये कोई डीएनए वगैरह है तो उसको काटने का कार्य करते हैं। संश्लेषीय एंजाइम है, ये नए प्रकार के डीएनए बनाने का काम करेंगे। डीएनए को जोड़ने के लिए जोड़ने वाले एंजाइम होते हैं। और जो वर्ताकार डीएनए है उसको रेखीय प्रवृत्ति में बनाए रखने के लिए क्षारीय फास्फेटेज एंजाइम होते हैं। इनमें सबसे पहले अपन बात करेंगे लयनकारी एंजाइमों की। तो लयनकारी एंजाइम मीन्स लाइसिस एंजाइम्स। लाइसिस यानी होता है तोड़ना, ब्रेक डाउन करना। तो यह लयनकारी एंजाइम क्या करते हैं, मान लो कि ये जैसे ये कोशिका है, तो कोशिका में केंद्रक होता है और केंद्रक में डीएनए है, इस तरीके से डीएनए। तो यदि इस डीएनए को अपन को प्राप्त करना है तो यहां से केंद्रक झिल्ली है, इसको तोड़ना पड़ेगा। कोशिका झिल्ली है, इसको तोड़ना पड़ेगा। और अगर जैसे प्लांट सेल है तो इसमें जो सेल वॉल होती है इसको तोड़ना पड़ेगा, यानी कि कोशिका भित्ति को तोड़ना पड़ेगा। इसके बाद में अपन यहां से डीएनए प्राप्त कर सकते हैं। तो जो लयनकारी एंजाइम है इनका यही योगदान रहता है। लयनकारी एंजाइमों के उदाहरणों की बात करें तो जैसे एक एंजाइम आता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है, अगर जीवाणु का डीएनए अपन को प्राप्त करना है तो जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है उसको गलाने के लिए लयनकारी एंजाइमों में कौन से एंजाइम का प्रयोग किया जाएगा, लाइसोजाइम का। अब आपको पता है जैसे जीवाणु है तो उनकी कोशिका भित्ति है तो पेप्टिडोग्लाइकन की और या म्यूरिन की बनी होती है। तो उस पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन है उसको तोड़ने के लिए किस प्रकार का लयनकारी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, लाइसोजाइम। तो ये यहाँ अच्छा किसान बन जाता है। तो ये हो जाएगा जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति को गलाने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अगर बात करें जैसे एक लयनकारी एंजाइम होता है सेलुलोज, नाम से प्रदर्शित है सेलुलोज। ये जो एंजाइम है ये सेलुलोज, और सेलुलोज जो सेल वाल है यानी कि सेलुलोज की बनी हुई जो कोशिका भित्ति है वो प्लांट सेल में यानी कि पादप कोशिकाओं में होती है। तो अगर पादप कोशिकाओं का अपन को डीएनए प्राप्त करना है तो उसमें कोशिका भित्ति को यानी कि सेलुलोज को तोड़ने के लिए किस प्रकार के लयनकारी एंजाइम की आवश्यकता होगी, सेलुलोज की। और अगर ऐसे ही कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है अगर उसको तोड़ना है तो कवकों में कोशिका भित्ति है वो काइटिन की बनी होती है, तो उससे संबंधित एंजाइम होता है काइटिनेज। यानी कि जो काइटिनेज है ये कवकों में कोशिका भित्ति को तोड़ देता है और उनकी कोशिकाओं से अपन डीएनए प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो टूल्स की बात करें तो एंजाइमों में सबसे पहले एंजाइम आते हैं लयनकारी एंजाइम, जो 3 प्रकार के होते हैं, लाइसोजाइम, सेलुलोज और काइटिनेज। अब बात करते हैं आगे दूसरे प्रकार के एंजाइम की। जो दूसरे प्रकार के एंजाइम हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि पूरी आनुवंशिक अभियांत्रिकी में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वो होते हैं विदलनकारी एंजाइम। विदलनकारी एंजाइम। और जो ये विदलनकारी एंजाइम अभी बात करें तो ये डीएनए को काटने के लिए या तोड़ने के लिए काम में लिए जाते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक तो आते हैं एक्सोन्यूक्लियस, एक आता है एंडोन्यूक्लियस, और एक आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी कि सीमाकारी एंडोन्यूक्लियस। अधिकतर जो बुक्स हैं उनमें 2 प्रकार के एक्सो और एंडो दिए होते हैं सीधे तरीके से। यहाँ देखिए जो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इनको अभी इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आगे की क्लास में। तो देखिए जो एक्सोन्यूक्लियस है, विदलनकारी अभी बात कर रहे थे कि ये डीएनए को काटने के लिए काम में लिए जाएंगे। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस ये किस तरीके से डीएनए को काटते हैं,
अगर जैसे ये कोई डीएनए का स्ट्रैंड है, ये कोई डीएनए का सूत्र है जिनमें इनकी ध्रुवता अपन निर्धारित कर देते हैं, ये इस तरीके से ये कोई डीएनए का एक स्ट्रैंड बना हुआ है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, जो डीएनए का जो स्ट्रैंड है इसको किनारों से काटते हैं। किनारों का मतलब अब जैसे ये स्ट्रैंड है तो इस स्ट्रैंड के किनारे कौन से हुए, इस स्ट्रैंड के किनारे या तो यहाँ हुआ और या यहाँ हुआ। तो या तो एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है ये इस स्ट्रैंड को यहाँ से काटेगा और या फिर यहाँ से काटेगा। अगर यहाँ बात करें तो इसको या तो यहाँ से काटेगा और या यहाँ से काटेगा। तो किनारों से जो काटने वाले जो विदलनकारी एंजाइम होते हैं वो कौन से होंगे, एक्सोन्यूक्लियस। ये बात करें एंडोन्यूक्लियस की, एंडोन्यूक्लियस जो है यहाँ से एंडोन्यूक्लियस है ये किनारों से हटकर डीएनए को कहीं से भी काट सकते हैं। कहीं से का मतलब जैसे ये बीच में से काटेंगे, या तो इस डीएनए को ये यहाँ से काटेगा या इस डीएनए को यहाँ से काटेगा। ये जो डीएनए स्ट्रैंड इसको यहाँ से काट सकता है, यहाँ से काट सकता है, यानी कि किनारों से हटकर। तो बीच में से काटने वाले जो एंजाइम है वो कौन से हो जाएंगे, एंडोन्यूक्लियस। अब जैसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस डीएनए स्ट्रैंड को यहाँ से काट रहा है, इसको यहाँ से हटा रहा है, तो इस प्रकार से एक नया स्ट्रैंड हो जाएगा यहाँ से, और इसका ओपन कटा हुआ मान लेते हैं। तो यहाँ से इसकी प्राइमता क्या निर्धारित होगी, ये 5 प्राइम है तो यहाँ से 3 प्राइम, तो यहाँ से वापस उसी तरीके से 5 प्राइम और 3 प्राइम, ये वापस 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। तो ये बीच में से कटा हुआ जो डीएनए खंड है, ठीक है, ये किसके माध्यम से कटा, एंडोन्यूक्लियस के माध्यम से। और जो किनारों से इस तरीके से कटने वाले हैं वो कौन से होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस। आनुवंशिक अभियांत्रिकी में विदलनकारी एंजाइमों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो सबसे ज्यादा काम में लिए जाते हैं, जो अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखो यहाँ अगर इसी प्रकार के अच्छे और नए आपको अगर टॉपिक चाहिए तो हमारा जो YouTube जो चैनल है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी जो वीडियो आते हैं उनको लाइक कीजिए। इससे क्या है कि जो टीचर्स होते हैं जो हम हैं तो हमारी एनर्जी बढ़ती है और अच्छे तरीके से और नए नए वीडियो आपको देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।